बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपको टैगलाइन से स्पष्ट हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं वह टॉपिक है 1857 की क्रांति। आज की क्लास शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ऐप है सीयूईटी कॉन्सेप्ट। अगर आप एमए हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और हमारी कोर्सेज चल रही है, तकरीबन 7-8 क्लास दी जा चुकी है बच्चों को, तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से अंतिम रूप दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐप दिया हुआ है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9651222407। ये हमारे ऑफिस का मोबाइल नंबर है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आज के विषय में हम देखेंगे कि आज हमको पढ़ना किस विषय के बारे में है, किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि आज हम चर्चा करेंगे बेसिकली 1857 की क्रांति पर, रिवोल्ट ऑफ 1857 पर हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमको उन छोटे छोटे क्रांतियों के विषय में, उन छोटे छोटे विद्रोहों के विषय में, उन छोटे छोटे आंदोलनों के विषय में जानने की आवश्यकता है जिसने 1857 की क्रांति का फील्ड तैयार किया। 1857 की क्रांति एकाएक नहीं होती है, उसके पीछे कुछ वजह होती है। और ये जो छोटी छोटी क्रांतियां आप देख रहे हैं, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब एक ऐसा माहौल तैयार करता है ना जो अंग्रेजों के खिलाफ में तैयार होता है भारत में। और उसके बाद 1857 की महान क्रांति होती है भारत में, और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ही जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका भारत में धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। टॉपिक क्या है आपका? 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बढ़ता असंतोष, ग्रोइंग डिसोनेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर बिफोर 1857। ठीक है, सबसे पहले हम सन्यासी विद्रोह के विषय में आज देखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ कब से कब तक था? 1770 ईस्वी से लेकर के 1820 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह भारत में हुआ था। यह आंदोलन 1770 में प्रारंभ हुआ, किंतु 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 ईस्वी तक चला। 19वीं शताब्दी होगा यहाँ पे, 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक चला, 1820 तक चला। टोटल अगर आप इसका समय काल देखेंगे तो लगभग 50 सालों तक सन्यासी विद्रोह भारत में चलता रहा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और सवाल भी यहां से पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से हम लोगों को देखना है। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वह यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। ठीक है, जो भारत के जो सन्यासी थे उनको जो उनका पवित्र स्थान है वहां पर यात्रा करने से उनको प्रतिबंधित किया जाने लगा, उनको रोका जाने लगा। और दूसरे तरफ यात्रा कर को बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया जो चुकाना इनके वश में नहीं था। सन्यासी जो थे यह कौन थे भाई? हिंदू नागा थे, गिरी थे, और मुख्यतः नागा और गिरी जो हमारे यहाँ जो जनजाति है, यही दोनों मुख्यतः सन्यासी विद्रोह के मुख्य सन्यासी थे। सशस्त्र सन्यासी का मतलब होता है जो शस्त्र धारण करता है, शस्त्र का मतलब होता है हथियार, वेपन। ठीक है, और इसमें और कौन थे? तो और इसमें आप देखिएगा तो इसमें मराठा भी शामिल थे, राजपूत भी शामिल थे, और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक भी शामिल थे। ये सब इतने लोग थे जिन्होंने जो सन्यासी विद्रोह था उसमें पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन मुख्य रूप से किसका नाम लिया जाता है? नागा का नाम लिया जाता है और गिरी का नाम लिया जाता है। आज भी कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, सामान्यतः जरूर ही सुनते होंगे नागा साधु के बारे में। ठीक है, आप चलते चलते कहीं इसको देखे भी होंगे नागा साधु के बारे में। तो मुख्यतः नागा साधु और गिरी के जो सशस्त्र सन्यासी थे वो इसके मुख्य नेता थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं थे, मराठा भी इसमें शामिल थे, राजपूत भी शामिल थे, बंगाल के तरफ के जो राजपूत थे वह भी इसमें शामिल थे, और अवध के नवाबों के सेना में जो सैनिक थे वह भी सन्यासी विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है।
1770 में बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा था। दुर्भिक्ष का मतलब होता है भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है, भयंकर अकाल पड़ा था। और जब यहां पर अकाल पड़ा तो यहां के जितने सन्यासी थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया होगा आप सोच कर जरा देखिए। बंगाल में अकाल पड़ा और जब अकाल पड़ा होगा तो अंग्रेजों ने क्या किया होगा, अंग्रेजों का जो टैक्स रहा होगा उसमें वो कमी नहीं किया होगा, उल्टे टैक्स बढ़ा ही दिया। तो इससे क्या हुआ, वहां के जो निवासी थे उनके अंदर विद्रोह की भावना पनपी। लेकिन इस विद्रोह को हवा जिसने दिया उसका नाम क्या था, सन्यासी। जो वहां के नागा सन्यासी या फिर बंगाल में आप राजपूत देख रहे हैं, ये जो सन्यासी लोग थे इन्होंने इसको हवा दिया, ठीक है। और ये यही कारण रहा जो इन्होंने शस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ में। शस्त्र विद्रोह मतलब हथियारों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया, विप्लव प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। आगे क्या होता है, अंग्रेजों ने इस आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया। दमन का अर्थ है कि इसको दबा दिया, ठीक है। सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, मार दिया गया और इस तरीके से दमन का सहारा लेकर के 1820 ईस्वी तक आते आते सन्यासी विद्रोह को दबा दिया गया। और आपका 1857 की क्रांति से 37 साल पहले की कहानी है। 37 साल पहले किस विद्रोह को दबा दिया गया, सन्यासी विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन सन्यासी विद्रोह ने जनता में एक संदेश फैलाया कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना व्यापक साम्राज्य भी नहीं है कि इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया जाए, इसके अन्याय के खिलाफ सर नहीं उठाया जाए और इनके कुरीतियों के खिलाफ आगे बढ़ करके आवाज बुलंद न किया जाए, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का आप उल्लेख देखेंगे तो वंदे मातरम के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है आनंद मठ। तो जब आप आनंद मठ का अध्ययन करेंगे तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का आपको उल्लेख मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, आनंद मठ में मिल जाएगा। या तो रेड है तो थोड़ा सा आपको दिखने में हो सकता है कि समस्या हो, लेकिन मोबाइल पर देखिएगा कोई समस्या नहीं होगी। ऐप पर तो इतना खूबसूरत दिखाया जाता है कि हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है बच्चों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब यहां से सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो आनंद मठ के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। काफी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक और उपन्यास लिखा है जिसका नाम है देवी चौधरानी। देवी चौधरानी एक कैरेक्टर थी जो सन्यासी विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग ली थी। और देवी चौधरानी के कैरेक्टर से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा। ओके, ऑलराइट। इसे कभी कभी फकीर विद्रोह के नाम से भी पुकार लिया जाता है। किसको फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, सन्यासी विद्रोह को। यहां पर 3 क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है। आप जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है आपके आनंद मठ में। दूसरा सवाल आपके लिए बनता है कि सन्यासी विद्रोह को दूसरा किस नाम से जाना जाता था। तो सन्यासी विद्रोह को आप किस नाम से जानते थे, फकीर विद्रोह के नाम से भी जान लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और तीसरा एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, देवी चौधरानी का संबंध किस विद्रोह से था। तो देवी चौधरानी जी जो थी उसका संबंध सन्यासी विद्रोह से था। अब इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाएगा, ठीक है। और जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने की संभावना है उन सारी संभावनाओं पर हमने आपके साथ बात की, आपको पढ़ाया, आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको, ठीक है। चलिए अब अगले चैप्टर अगला जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक के विषय में देखेंगे। अब अगला टॉपिक आपका चेर विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है, चेर विद्रोह है। लेकिन उससे पहले यह भी आपसे पूछ सकता है कि सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता मजनून शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी।
ये कैरेक्टर है जिन्होंने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया, इनको हम सन्यासी विद्रोह का नेता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इन चारों नाम को याद रखिएगा। चारों में से कोई एक मिल गया, आराम से टिक कर देना है और कितना नंबर ले लेना है, 4 नंबर ले लेना है आपको। 4 या फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, चलिए अब चेर विद्रोह के विषय में हम लोग देखेंगे। चेर विद्रोह यह कब हुआ भाई, तो सबसे पहले यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चेर विद्रोह आपका हुआ 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी के बीच में। कभी कभी आपको कार्यकाल भी दे देगा, विद्रोहों का नाम दे देगा, सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, और कहेगा कि इसको आप सजाइए। ठीक है, तो आप इसको सजा भी लेंगे अच्छे तरीके से। चेर विद्रोह जो हुआ था यह बिहार के पलामू जिला में हुआ था, लेकिन आज पलामू जो है वह झारखंड का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा नहीं है। लेकिन उस समय किसका हिस्सा था, उस समय बिहार का हिस्सा था। अब बिहार भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्वतंत्र बिहार है उसकी स्थापना तो 1912 ईस्वी में हुई, 1912 ईस्वी में हुई। तो उस समय पलामू आप देखेंगे तो बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ और झारखंड से 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो पलामू उस समय तो बंगाल का हिस्सा रहा था, लेकिन आप मान लीजिए कि जो पलामू जिला था वह कहां है, बिहार में पड़ता था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक से याद करेंगे। अगर पूछ देगा कि पलामू, ऐसे तो नहीं पूछेगा, इस पर संभावना ही नहीं है इस तरीके का सवाल पूछने का। चलिए, बिहार के पलामू जिला में किसके द्वारा, जागीरदारों और स्थानीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन को किए थे। किसके विरुद्ध हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। जैसे आप लोग क्रिकेट के विषय में जानते होंगे, क्रिकेट 2 खिलाड़ियों के बीच में होता है, 2 टीम के बीच में होता है। उसी तरीके से यहां भी 2 टीम है। एक टीम कौन है, एक टीम अंग्रेजों की टीम है, इंग्लिश टीम है, इंग्लैंड की टीम है, ब्रिटिश की टीम है, और दूसरी तरफ जो टीम है वह जागीरदारों की है और स्थानीय राजा की है। जागीरदार का मतलब होता है जो भूमि के टुकड़ा पर जिसका मालिकाना हक हो, जैसे जिसके पास 40 बीघा 50 बीघा इस तरीके से जमीन हो और उसका वह मालिक हो और कर देता हो स्थानीय राजा को। ठीक है, तो एक तरफ थे जागीरदार, स्थानीय राजा, और उनको लड़ना था अंग्रेजों के खिलाफ में। ठीक है, और चेर विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वह भूषण सिंह नाम के व्यक्ति थे। कौन थे, भूषण सिंह, याद रखिएगा। चेर विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो इसके नेता थे, वह कौन थे, तो इसके लीडर भूषण सिंह थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब हम अगले विद्रोह के विषय में देखेंगे। अगला विद्रोह हमारा पायका विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है, पायका विद्रोह है। कब हुआ, 1817 ईस्वी में हुआ। 1 मिनट, 1817 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पायका विद्रोह हुआ कहां, तो यह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। कहां हुआ था, उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा आपको। ठीक है, पायका क्या थे, परंपरागत सैनिक थे। ठीक है, पैदल सैनिक थे और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे और वंशानुगत आधार पर इस कार्य को करते थे। पाइकाज वेयर द ट्रेडिशनल फूट सोल्जर्स ऑफ ओडिशा एंड यूज्ड टू रिसीव रेंट फ्री लैंड for their military service and used to do this work on hereditary basis। ठीक है, हिरार्की के आधार पर इनका यह होता था, चयन होता था वंशानुगत आधार पर। यह हुआ 1817 में। ठीक है, तो पायका जो सैनिक थे यह पैदल सैनिक थे। आपने यहां पर देखा कि पैदल सैनिक थे और इनको लगान मुक्त जमीन प्रदान किया जाता था। इनको जो जमीन प्रदान किया जाता था उस पर कोई टैक्स की व्यवस्था नहीं थी, लगान मुक्त जमीन मिलता था। और क्या इनको क्या सुविधा प्राप्त था, इनका जो पद था वह वंशानुगत था। मान लीजिए इनके किसी कोई पायका सैनिक है और उसके पिताजी सैनिक है, अगर वो युद्ध में मारे गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर उन्हीं के घर के किसी सदस्य को सेना में भर्ती किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों का चलता था। ठीक है, तो आप समझ गए पायका है क्या। आगे देखिए, अंग्रेज कंपनी 1803 में क्या करती है, उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर लेती है। और जैसे ही उड़ीसा पर विजय प्राप्त करती है, अब तो उड़ीसा में कोई राजा ही नहीं है
और जब राजा नहीं रहेगा तो सैनिक क्या करेंगे? आप सोच कर देखिए, आपको हिस्ट्री सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। सैनिकों की आवश्यकता तभी है जब साम्राज्य है और राजा है। राजा नहीं है, राज्य को मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अंदर, ठीक है, तो राजा तो है ही नहीं, साम्राज्य भी नहीं है। जब राजा ही नहीं है तो साम्राज्य कहाँ से होगा? साम्राज्य होगा तभी तो राजा होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को अच्छे तरीके से, ठीक है। और विजय प्राप्त कर लिया और खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटाने के कारण पायकों के सम्मान एवं शक्ति में बेतहाशा कमी आ गई। उड़ीसा के राजा थे जिनका नाम खुर्दा था, उनको पद से हटा दिया गया। जब उनके वो पद से हटा दिया गया तो पायकों के सम्मान में कमी हो गई, उनका सम्मान घट गया। पहले वो सैनिक कहलाते थे, अब वो सैनिक नहीं कहलाएंगे। सैनिक कब कहलाएंगे? जब लड़ेंगे। जब लड़ेंगे ही नहीं तो उनको सैनिक कौन कहेगा? हम शिक्षक कब कहलाते हैं? जब हम पढ़ाते हैं। जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो 1-2 साल बाद हमको कौन शिक्षक कहेगा? कोई शिक्षक कहेगा? नहीं कहेगा। यही सैनिकों के साथ भी है, ठीक है। इनके सम्मान में कमी हो गई और शक्ति में भी कमी हो गई। जब आप इसको लड़ने का मौका ही नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे बेचारे? शक्ति में कमी हो जाएगी। विद्या ऐसी चीज है जिसको आप जितना पढ़िएगा उतना आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। उसी तरीके से सैनिकों के पास भी वो जितना युद्ध लड़ेगा उतना बलिष्ठ होगा और नए नए तरकीब सोचेगा लड़ने का, ठीक है। उसको आप पोस्ट से ही हटा दिए, उसका पोस्ट ही खत्म कर दिए, उसकी नौकरी ही आप छीन लिए, क्या लड़ेगा? सोचने की बात है ना। चलिए, पायका विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम जगबंधु था। आप अभी तक 3 विद्रोह के विषय में पढ़ चुके हैं। सन्यासी विद्रोह के विषय में पढ़ चुके हैं, चेर विद्रोह के विषय में पढ़ चुके हैं और पायका विद्रोह के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अहोम चलेंगे। अहोम विद्रोह क्या हुआ था? असम में हुआ था। अ फोर असोम, अ से असम भी हो जाएगा और अ से अहोम भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। अ से असम, अ से अहोम। अहोम विद्रोह कहाँ? असम, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। बर्मा युद्ध के विषय में हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप अगर एडमिशन लीजिएगा तो आप देखेंगे, जब हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें बर्मा विद्रोह के विषय में, बर्मा युद्ध के विषय में अच्छे से पढ़ाया गया है। एंग्लो बर्मा वार के विषय में पढ़ाया गया है, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। असम का जो उत्तरी इलाका था उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। इससे पहले बर्मा का अधिकार था यहां पर। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा, ठीक है। असम पर किसका अधिकार था? अहोम राजवंश के राजाओं का था। अब इंग्लैंड ने उसको जीत लिया है, अपने कब्जे में मिला लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो शासक होगा वो अंग्रेजों से कहेगा कि भाई तुम हमारा घर छोड़ के चले जाओ, हमको खुद से शासन व्यवस्था संचालित करने दो, हमको स्वशासन प्रदान कर दो, ठीक है। तो ये हुआ, कोई करता, आप ही का घर है, कोई आपके को घर से भगा देगा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो पहले आप उससे अनुनय विनय करेंगे। आपको लगेगा कि हम इस व्यक्ति से जीतेंगे नहीं तो आप उसको कहेंगे कि ऐसा है कि हमारा ज़मीन है, तुम इस पर से कब्जा छोड़ दो, हमारे ज़मीन में हमको खेती करने दो। अगर वह नहीं मानेगा तब आप क्या करेंगे? तब आप जाएंगे कानून का सहारा लेने, और कानून के सहारे से आप चाहेंगे कि आपको आपकी ज़मीन मिल जाए। और जब कानून भी आपका साथ नहीं देगा तो अंतिम में आप शस्त्र का सहारा लेंगे। जनरली यही होता है, हम आपको बता नहीं रहे हैं, होता यही है जनरली, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। कंपनी द्वारा न मानने पर 1828 और 1830 ईस्वी तक गुमचर कोनवार एक अहोम राजकुमार थे। कौन थे? गुमचर कोनवार अहोमों के राजकुमार थे, ठीक है। और उनके साथी थे जिनका नाम धनजॉय बोंगोहन था, जयराम घरिया था और फूकन था। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मिलकर के कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया कंपनी के विरुद्ध, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। जोरहट एक जगह है जो कि असम में पड़ता है। जोरहाट के पास ये सब एकत्रित हो गए। एकत्रित का अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे, इकट्ठा हो गए, सब लोग यूनाइट, यहाँ पे आकर यूनाइट हो गए। और विद्रोहियों ने
घोमचर कोनवार को औपचारिक रूप से राजा बनाया। घोमचर कोनवार को क्या बना दिया? राजा बना दिया। ठीक है। अंत में कंपनी ने एक मैत्रीपूर्ण नीति का अनुसरण करने का विनिश्चय किया। विनिश्चय का मतलब निश्चय किया, ठीक है ना। और ऊपरी असम क्षेत्र को महाराज पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया। राजकुमार घोमचर कोनवार थे और जो ऊपरी असम का जो क्षेत्र था वह पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया गया। ठीक है। और जैसे यह काम हुआ उसके बाद अहोमों का जो विद्रोह था वह शांत हो गया। आपको यहां पर सिर्फ एक चीज याद रखना है कि अहोम विद्रोह जो हुआ था वह असम में हुआ था, इतना याद रखना है। बाकी आप भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर आपको याद रखना है कि अहोम विद्रोह असम में हुआ था। आगे चलते हैं। अब हम गडकरी विद्रोह के विषय में देखते हैं। नितिन गडकरी का नाम आप सब लोग सुने होंगे। कौन है? भारत के सड़क मंत्री हैं ना। कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र में एक जाति थी जिसको गडकरी कहा जाता था, लड़ाकुओं की जाति थी। ठीक है। तो नितिन गडकरी साहब महाराष्ट्र के हैं, तो यहां से स्पष्ट हो गया कि गडकरी विद्रोह कहां हुआ था। तो आप कॉमन सेंस के आधार पर भी इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं कि गडकरी विद्रोह जो हुआ था वह महाराष्ट्र में हुआ था। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको कि गडकरी लोग पाए कहां जाते हैं? महाराष्ट्र में। विद्रोह कहां हुआ होगा? महाराष्ट्र में हुआ होगा। ठीक है। महाराष्ट्र में गडकरी सैनिकों द्वारा ये इस आंदोलन को किया गया और इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वह बाबाजी अहिरेकर थे। कौन थे? बाबाजी अहिरेकर। और कब हुआ? 1844 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ। ठीक है। चलिए अब हम लोग नायक विद्रोह के विषय में पढ़ेंगे। नायक विद्रोह 1806 ईस्वी से लेकर के 1816 ईस्वी तक हुआ। और आप लोग घबराइए नहीं, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद MCQ का सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन आपको कराया जाएगा। लेकिन वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप कोर्स परचेज किए होंगे और आप पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो नायक विद्रोह हुआ था बंगाल के मेदिनीपुर जिला के रैयतों के द्वारा। ठीक है। रैयत का अर्थ हुआ जमींदार लोगों के द्वारा। ठीक है। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता अचल सिंह थे। ये सब वन टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि नायक विद्रोह बंगाल के मेदिनीपुर जिला के आसपास में हुआ था, मतलब पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम अचल सिंह था। इतना याद करके निकल जाना है। अगर पूरे जनजातीय विद्रोह को या जो 1857 की क्रांति के पहले जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के बारे में अगर एकदम विस्तार पूर्वक बताया जाए तो कम से कम 3 क्लास जाएगा। ठीक है। इसलिए थोड़ा तेज गति से हम लोगों को निकलना है। अब हम लोग देखेंगे रामोशीस विद्रोह के विषय में। किस विद्रोह के विषय में? रामोशीस विद्रोह के। और रामोशीस विद्रोह जो हुआ था यह भी हुआ था आपके महाराष्ट्र में। ठीक है। कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है ना। पूना के रामोशीस अंग्रेजों के शासनकाल में बेगार हो गए। ठीक है। ये भी सेना ही थे। ठीक है। ये लोग सेना ही थे और अंग्रेजों के शासनकाल में बेगार हो गए। इनके पास कोई काम नहीं बचा। जब कोई काम नहीं बचा तो उनके पास जो जमीन थी उस पर अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी। बात वही है भाई, जो जमीन है उस पर आप लगान बढ़ा दी है, टैक्स बढ़ा दिए हैं, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है। ऐसे में रामोसियों ने 1822 ईस्वी में चितूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए। इस विद्रोह को लास्ट में दबा दिया गया। फिर 1826 में उमा जी के नेतृत्व में रामोसियों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और इस बार 1829 तक रामोसियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। इन लोगों ने 2 बार टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन किया। पहला इनका जो आंदोलन रहा वह 1822 ईस्वी तक चला और दूसरा 1826 से शुरू हुआ, 1829 तक चला। ठीक है। अब रामोशीस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वह चितूर सिंह थे। कौन थे? चितूर सिंह थे। और दूसरे बार जो हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? उमा जी है। कौन कौन है? उमा जी है और चितूर सिंह है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अगर पूछ दिया आपसे कि रामोशीस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ऐसे में आपको ऑप्शन देखना है। यहां 5 ऑप्शन आपको नहीं रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन नहीं रहेगा कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ए में दे दिया चितूर सिंह, बी में दे दिया देवी चौधरानी, सी में दे दिया उमा जी
और डी में दे दिया इसमें से कोई नहीं, ई दे दिया इसमें से 2 से अधिक। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन आप लोगों को नहीं रहेगा। आप लोगों के पास 4 ही ऑप्शन रहेगा, फिर आपको देखना है। अगर उमा जी हैं तो उमा जी मार देना है, उमा जी नहीं रहेंगे तो चितूर सिंह रहेंगे, चितूर सिंह रहेंगे तो उमा जी नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक ही नाम देगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर ऐसे करके कथन वाला दे दिया, कथन 1 2 3 4 करके, 1 में चितूर सिंह, 2 में उमा सिंह, 3 में किसी और का, 4 में किसी और का, और नीचे कूट दे दिया, तो ऐसे में उमा जी भी हो जाएंगे, चितूर सिंह भी हो जाएंगे। हर मर्ज की दवा है, आपके हर मर्ज की दवा हमारे पास है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे उसका जवाब देना है, और आपको कैसे सोचना है क्वेश्चन के विषय में, इन सारे विषय के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स भी परचेज कर लेंगे और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, अब हम बहावी मूवमेंट के विषय में देखेंगे। बहावी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? भारत में शुरू हुआ, और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है बरेली के सैयद अहमद बरेलवी साहब को। बहावी आंदोलन के शुरुआत करता, बहावी आंदोलन के नेतृत्व करता, बहावी आंदोलन के लीडर भारत में कौन थे? तो एकदम साधारण सा आपका जवाब होगा सैयद अहमद बरेलवी। हमने इसको रेड से घेर भी दिया है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार करना था। इस्लाम में जो कुछ भ्रांतियां थी, इस्लाम में जो कुछ भी गड़बड़ियां थी, जो कुछ भी त्रुटियां थी, उसमें सुधार करना था, ठीक है। इसका मेन गोल ब्रिंग रिफॉर्म्स इन इस्लाम, क्या है? ब्रिंग रिफॉर्म्स इन इस्लाम है, ठीक है ना। चलिए, तो इस्लाम में सुधार था। भारत में इसका अंग्रेजों एवं शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। शुरू में जब बहावी आंदोलन हुआ तो इसका मेन उद्देश्य था जो मुस्लिम धर्म में जितनी भी बुराइयां हैं उसमें रिफॉर्म्स करना, सुधार करना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी शोषक वर्ग थे, एक्सप्लोटिंग क्लास थे, उनका विरोध और ब्रिटिश इंडिया का विरोध शुरू हो गया। जो भी एक्सप्लोटिंग क्लास थे, जो शोषण करते किसी का, उसका क्या था? उसका विरोध हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, और पटना में इस आंदोलन के जो नेता थे वह विनायत अली और इनायत अली थे। कौन कौन थे? विनायत अली, विनायत और इनायत दोनों भाई ही थे, और इन दोनों भाइयों के द्वारा पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। विनायत अली और इनायत अली, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। भारत में यह आंदोलन 1830 में शुरू हुआ और 1869 ईस्वी तक अंग्रेजी सत्ता को इसने परेशान किया, ठीक है। और धीरे धीरे करके, भाई अंग्रेजों के पास पावर है, और जिसके पास पावर है ना उसके खिलाफ आप विद्रोह भी करेंगे तो आपके विद्रोह को धीरे धीरे करके दबा ही दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वर्तमान में पड़े हुए हैं। आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, क्या हासिल हुआ उसका, ठीक है। तो आप पावर से लड़ रहे हैं, आप सम्राट से लड़ रहे हैं, कब तक लड़िएगा? जब तक आपके पास शक्ति रहेगी, सत्ता रहेगा, तभी तक न लड़िएगा। जैसे जैसे आपका शक्ति घटेगा, आपका जो विद्रोह है उसको दबा दिया जाएगा। अंग्रेज यही करते थे, ठीक है ना, यही करते थे। चलिए, अब आगे देखिए, कूका विद्रोह के विषय में देखते हैं। कूका विद्रोह, इस आंदोलन की शुरुआत जवाहरमल भगत एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में किया। कूका विद्रोह पूछेगा कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। सीधा जवाब देना है, ठीक है, रैपिड फायर जवाब देना है। पूछेगा कूका विद्रोह, कहिएगा पंजाब। और इसके नेता कौन थे? तो इनके नेता भगत जवाहरमल थे, ठीक है, जिनको सियाचिन साहब के नाम से भी जाना जाता था, और बालक सिंह थे। भगत जवाहरमल और बालक सिंह इसके नेता थे। पश्चिम पंजाब में शुरू हुआ। इन्होंने हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को कम करना था। सिख धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी, सिख धर्म में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उसको क्या करना था? उस बुराइयों को खत्म करना था। और इसके साथ साथ इसने जो अंतर्जातीय विवाह है ना, उसको भी बढ़ावा दिया था। किसने?
कूका विद्रोह ने, ठीक है। और कूका विद्रोहियों का जो मुख्यालय था वह पंजाब में ही एक स्थान पड़ता है जिस जगह को हाजरा के नाम से जानते हैं, वहां पर इनका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर्स था। ओके, चलिए अब इनके अन्य सिद्धांतों में जातीय भेदभाव का उन्मूलन, जो जातीय प्रथा है, ठीक है, उसका उन्मूलन भी था इनका मुख्य एजेंडा। क्या था? जातीय भेदभाव का उन्मूलन, सिखों को समानता का अधिकार देना, मांस, मदिरा एवं अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना। अब एक चीज आप देखिए, इस आंदोलन का यह लक्ष्य क्यों तय किया गया कि जातीय भेदभाव का उन्मूलन करना है? क्योंकि अगर मराठा पूरे भारत का नेतृत्व नहीं कर पाया तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मराठाओं की जातिवादी सोच। अगर उनके अंदर जातिवाद की भावना नहीं होती तो वह पूरे भारत का नेतृत्व जरूर करते, लेकिन वह सिर्फ मराठाओं को लेकर के आगे चलते थे। इसका कारण था कि उनको जाटों का समर्थन नहीं मिला जो उस समय का किसान वर्ग था, और राजपूतों का समर्थन नहीं मिला जो कि शासक वर्ग था या फिर सैनिक वर्ग थे। तो इससे सीख लेते हुए जो इनका यह आंदोलन था, इन्होंने जातीय भेदभाव का उन्मूलन करने का फैसला लिया कि हमको जातिवाद नहीं करना है, सिखों में समानता का भाव पैदा करना था कि आप सब समान है, ठीक है। और मांस और एवं मदिरा जो सामाजिक बुराई है, एक तरीके का मांस मदिरा क्या था? सामाजिक बुराई, तो इसका भी उन्मूलन करना था। और जितने भी नशीली वस्तुएं हैं उन सारी नशीली वस्तुओं का उन्मूलन। आज भी पंजाब में सबसे ज्यादा लोग नशा करते हैं और इसी चलते पंजाब को कहा जाता है उड़ता पंजाब। तो उस समय भी बहुत ऐसे लोग थे जो नशा करते थे। तो जो कूका विद्रोह था, इसका था कि भाई आप लोग नशा मत करो, नशा से शरीर बर्बाद होता है और जब आपका बुद्धि बर्बाद हो जाएगा तो आप कुछ नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि नशा से कम दूर हटो सब लोग, लेकिन पता नहीं कहां तक सफल हो पाए। आज भी अगर सफल हो जाते उस समय तो आज पंजाब को उड़ता पंजाब नहीं कहा जाता, ये फैक्ट है, ठीक है ना। चलिए, प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, किंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के पश्चात यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक पंजाब के तरफ अंग्रेजों ने आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पंजाब को भी अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते हैं। कूका विद्रोह एक तरीके का सामाजिक आंदोलन था, सोशल मूवमेंट था, इसको किसी और चीज से लेना देना नहीं था। लेकिन जब पंजाब को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, उसके बाद कूका लोगों को लगा, जो कूका आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनको लगा कि यह हमारी अस्तित्व को चुनौती है। और उसके बाद सामाजिक आंदोलन के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक आंदोलन भी उसको बना दिया और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा इस चैप्टर में, वह धार्मिक अधिस्वर सहित किसान आंदोलन होगा, ठीक है। अब जो ऐसे हम आंदोलन के विषय में देखेंगे जो धार्मिक भी है और किसानों का भी है, दोनों है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें है पागलपंथी विद्रोह। नाम देखिए कितना बेहतरीन है, पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। पागलपंथी रिवेलियन या अर्ध धार्मिक विद्रोह था। अर्ध धार्मिक विद्रोह का मतलब होता है आधा धार्मिक, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? हाजोंग और गारो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हाजोंग और गारो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया। और पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? करम शाह थे। कौन थे? करम शाह थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब फरायजी विद्रोह के विषय में देखेंगे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ऐसे जो है आते हैं टॉपिक उसको हम वन लाइन में ही बता करके आगे निकल जाते हैं ताकि आपका समय बचे और फिर दूसरे टॉपिक पर हम लोग अच्छे से बात कर पाए आप लोगों से। अब देखिए फरायजी विद्रोह। फरायजी विद्रोह धार्मिक आंदोलन था, मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म में सुधार इसका लक्ष्य था। फरायजी आंदोलन धार्मिक आंदोलन था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम धर्म में सुधार, ठीक है। सारे धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती है,
तो उस समय के जो मान लीजिए जो उस समय के जो नेता होते हैं या फिर उस समय के जो धार्मिक नेता होते हैं, उनका यही उद्देश्य होता है कि अपने अपने धर्म को हिसाब से, उस समय के हिसाब से, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उसमें कुछ सुधार करें। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी खामियां थी, जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, शिशु हत्या था। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हमारे भी राजा राम मोहन राय वगैरह लोगों ने इसके विरोध में विद्रोह किया था, आंदोलन किया था, मूवमेंट किया था। तो फरैजी विद्रोह भी इसी तरीके का एक आंदोलन था, मूवमेंट था। ठीक है, बहावियों का इन्होंने विरोध किया। बहावी आंदोलन के विषय में आप पढ़े हैं ना, तो बहावियों के विरोध के रूप में फरैजी आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है ना। चलिए, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह थे। फरैजी विद्रोह के जो मुख्य लीडर, जो मेन लीडर थे, चीफ लीडर थे, उनका नाम क्या था? हाजी शरीयतुल्लाह था। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब मोपला विद्रोह देख लीजिए। तो भाई मोपला विद्रोह जो है, इसके विषय में सिर्फ हमने टॉपिक लिख लिया है। आप इतना याद रखिए कि मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। कहाँ हुआ था? मालाबार में। मालाबार कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल में पड़ता है। यह 2 चरणों में हुआ। पहली बार हुआ था 1836 से लेकर 1854 के बीच में, और दूसरी बार हुआ था तब जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, मतलब कि 1921 में हुआ था। और यही एक ऐसा विद्रोह था जिसने सांप्रदायिक रूप धर लिया था और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे थे, जिसके कारण इसको क्या करना पड़ा था? रोकना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछ सकता है मोपला विद्रोह कब हुआ? एक तरीके का किसान लोगों का आंदोलन था। ठीक है, तो 2 बार हुआ, 1836 से 1854, और फिर दूसरी बार हुआ 1921 में। इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? केरल था। बस इतने याद रखना है, इससे ज्यादा मत याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोह के विषय में। ठीक है, जनजातीय विद्रोह कौन कौन सा हुआ? तो इस कड़ी में सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह का जिक्र आता है। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? 1778 ईस्वी में हुआ। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित लड़ाकू जनजाति पहाड़िया द्वारा उनकी भूमि पर ब्रिटिश अतिक्रमण के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। ठीक है, राजमहल की जो पहाड़ी है वह वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो उनके जमीन पर अंग्रेजों ने अतिक्रमण शुरू कर दिया था, और जब किसी का जमीन आप छीनिएगा, उसका अतिक्रमण करिएगा, तो कोई हाथ पर हाथ धरकर बैठेगा नहीं। ठीक है, इसका प्रतिकार करेगा, और जब प्रतिकार करेगा तो पहले तो कानून का सहारा लेगा। वर्तमान समय के हिसाब से कानून साथ नहीं देगा तो वो किसी का नहीं सुनेगा, हथियार उठा लेगा। ठीक है, तो यही हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब चुआर विद्रोह के विषय में देखिए। चुआर विद्रोह, चुहार विद्रोह मत कह दीजिएगा। चुहार में, चुहार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, चुहार कैसे लोगों को कहा जाता है। तो चुआर और चुहार के बीच में अंतर है, और इस अंतर को आप लोग बनाए रखिएगा। ठीक है। चलिए चुआर विद्रोह के विषय में हम लोग देखेंगे। चुआर जनजाति के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1776 में किया गया। इस विद्रोह का कारण क्या रहा? अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियां। बस इतना पढ़ के निकल जाना है चुआर विद्रोह के विषय में। अब कोल विद्रोह के विषय में देख लीजिए। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के कोलों ने बुद्धू भगत के नेतृत्व में, यहाँ जो कोल है, ठीक है, कोल भी एक तरीके की जनजाति है, और इस जनजाति के जो नेता थे वह बुद्धो भगत जी थे। कौन थे? बुद्धो भगत थे। तो बुद्धो भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया 1831 में। ठीक है, विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वह था जो कोल लोगों का जो भूमि था उसको दीकुओं को प्रदान कर दिया गया था। जानते हैं दीकू किसको कहता है? बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। ये जनजाति जो कोल जनजाति है, बाहरी लोगों को दीकू कहा करती थी। तो राजमहल के आसपास का जो इलाका था, जो जंगली इलाका था, उस इलाका को साफ करके कृषि योग्य बना करके अंग्रेज बाहर के लोगों को बसा रहे थे, जो खेती करेंगे, व्यावसायिक खेती करेंगे। अंग्रेजों को क्या देंगे? बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स देंगे, और अंग्रेजों का जो व्यापार है वह फलेगा फूलेगा। इस उद्देश्य से लेकर के उन्होंने राजमहल की जंगलों की सफाई करवाई। लेकिन यहाँ के जो मुख्य निवासी थे कोल, उनका घर पड़ रहा है, उसमें आप उनके घर को तोड़ दे रहे हैं और उसके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को बसा रहे हैं, तो कोई विद्रोह करेगा। हम भी उसके जगह पर होते तो विद्रोह करते, आप भी विद्रोह करते। ठीक है, तो इन्होंने किया, और इसके जो मुख्य नेता थे वह कौन थे? बुद्धो भगत थे। ठीक है,
चलिए अब हो विद्रोह के विषय में देख लीजिए। हो विद्रोह राजा फरहत के नेतृत्व में हुआ, हो जनजाति के द्वारा हुआ। ठीक है, 1827 में सिंहभूम और छोटा नागपुर के इलाके में हुआ। ठीक है, सिंहभूम और छोटा नागपुर का जो इलाका था वहां पर आपका कौन सा विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अब मुंडा विद्रोह के विषय में देखिए। आपने बिरसा मुंडा जी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्या हुआ? 1899 और 1900 ईस्वी के आसपास मुंडा विद्रोह हुआ। इसके मुख्य नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा के नाम से। धरती बाबा मत कहिएगा आप लोग, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने इनके द्वारा ही उलगुलान भी शुरू किया गया था, उलगुलान विद्रोह। ठीक है, चलिए रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और इनके जेल में गिरफ्तार होने के साथ ही मुंडा विद्रोह भी खत्म हो जाता है। ठीक है, और उलगुलान विद्रोह भी इन्होंने ही शुरू किया था। टाइम पीरियड इसका भी यही है। अब देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट एक विद्रोह आ रहा है जिसका नाम संथाल विद्रोह है। संथाल जनजाति के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी तक इस विद्रोह को किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ था, कहानी वही है। ठीक है ना, सारी कहानी उसमें वही है। स्थानीय जमींदार और महाजनों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, इसके विरोध में संथालों ने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के जो नेता थे वह कितने व्यक्ति थे भाई? 4 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? चारों आपस में भाई ही थे। कौन कौन थे? सिद्धू थे, कान्हो थे, चांद थे और भैरव थे। इन चारों भाइयों के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए 1855 से 1856 हुआ। आगे इसके विषय में देखते हैं। कालांतर में विद्रोह जो था वह अंग्रेज विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया, अंत में कुचल दिया गया। अब इसमें एक भोगनडीहवा गांव का नाम आता है। भोगनाडीह, सॉरी, कौन सा गांव था? भोगनाडीह गांव था। ठीक है, इस भोगनाडीह को अंग्रेजों ने क्या किया था? चारों बगल से घेर लिया था। क्यों? क्योंकि संथाल इनके कुनीतियों के विरोध में, इनके शोषणकारी नीतियों के विरोध में विद्रोह कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने भोगनाडीह गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और आग के हवाले कर दिया था। और चारों तरफ से अंग्रेज हो गए थे आग के, उसमें बच्चे जले, बूढ़े जले, महिलाएं जली और जितने लोग थे सब जल करके मारे गए। और बहुत ही निर्मम तरीके से सन्यासी विद्रोह, इसको संथाल विद्रोह को दबा दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? चांद थे, भैरव थे, सिद्धू थे, कान्हू थे। चारों आपस में भाई ही थे। ठीक है, और भोगनाडीह गांव का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि भविष्य में आप अगर इस विषय से MA कंप्लीट हो जाए आपका और इस विषय पर आप रिसर्च भी करना चाहें, क्योंकि इस पर बहुत कम लिखा गया है। ऐसे ऐसे यह आंदोलन है। 1857 की क्रांति पर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन संथाल विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, उलगुलान हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, जितनी भी जो जनजातीय विद्रोह है उसके विषय में लोगों को कम जानकारी है। लोगों के पास इसके लिए आप कहिए तो कम स्रोत है जानने के लिए। ठीक है, तो आप इस विषय पर आगे चलकर क्या कर सकते हैं? रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, भविष्य में आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग खोंड विद्रोह के विषय में देखेंगे। किस के विषय में? खोंड विद्रोह के। 1837 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ। इसके नेता कौन थे? चक्र बिसोई। चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ। और खोंड विद्रोह के बाद अब हम पढ़ेंगे जो हमारा मुख्य टॉपिक था आज का, 1857 की क्रांति, और जिसके विषय में हमने पहले आपको बताया था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब हम उस टॉपिक पर आए हैं। उससे पहले उसका भूमिका बन रहा था, ग्राउंड्स बन रहा था। यानी कि आज का जो क्लास था उसमें हमने 2 चैप्टर को एक साथ पढ़ाने का प्रयास किया था। 1857 की क्रांति से पूर्व का जो विद्रोह था उसको, और अब हम आए हैं अपने मुख्य चैप्टर पर जो 1857 की क्रांति है। ठीक है, चलिए
1857 की क्रांति के मुख्य क्या क्या कारण थे, सबसे पहले हम उसके विषय में देखेंगे, उसके बाद ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पहला कारण था इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या था? तो जब अंग्रेज भारत आए तो आपको हम पहले ही क्लास में पहले ही दिन बता दिए थे कि अंग्रेजों के भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यह व्यापार करने आए थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत को देखा, भारत के लोगों के रहन सहन को देखा, भारत के सामाजिक स्थिति को देखा, भारत के राजनीतिक स्थिति को देखा और उसके बाद भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। बंगाल पर अधिकार करते हैं, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर निजाम, फिर अवध और इस तरीके से जो भारत के बड़े बड़े देसी राज्य थे उस पर अंग्रेजों ने पहले कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और भारत की केंद्रीय शक्ति उस समय काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। भारत के केंद्रीय शक्ति का मतलब यहाँ पर हुआ मुगल साम्राज्य, क्योंकि जब औरंगजेब 1707 ईस्वी में इस दुनिया से विदा हो जाता है उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य का जो खंडहर है वह दिन प्रतिदिन ढहता चला जाता है। इस विषय में हम पहले ही आपसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर चुके हैं। तो अब 1857 की क्रांति होती है, उसके पीछे के जो रीजन्स है उस रीजन्स के विषय में हम देखेंगे। पहला रीजन्स है इकोनॉमिक रीजन। 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। ठीक है, एक तरफा मुक्त व्यापार की, एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ यूनिलैटरल फ्री ट्रेड। यूनिलैटरल फ्री ट्रेड इसमें क्या था? इसके तहत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। ठीक है ना, पूरी छूट उनको मिल गई कि आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट मतलब जाना, इंपोर्ट मतलब आना। ठीक है, आयात आओ और निर्यात जाओ। ठीक है, मतलब समझिए आप इसका। अब उनको क्या हुआ भाई, ब्रिटिश लोगों को आयात करने की पूरी छूट हो गई। ठीक है, वो भारत आएंगे, व्यापार करेंगे, उनको खूब अच्छा होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश का वस्तु भारत में बिकने के लिए आता था उस पर टैक्स की दर बहुत कम थी, 1%, 2%, 3% ऐसे करके। और जो भारतीय वस्तु जाता था विदेशों में बिकने के लिए उस पर बेतहाशा टैक्स लगाया गया। और अंग्रेजों की जो यह मुक्त व्यापार की नीति है, इस नीति के तहत भारत का जो हस्तकरघा उद्योग था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य रीढ़ की हड्डी था, उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, 1813 के मुक्त व्यापार की नीति से। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है आप लोगों के लिए। इससे क्या होता है कि भारतीय जो व्यापार है उसको बुरे तरीके से प्रभावित करता है मुक्त व्यापार की नीति। और भारतीय व्यापारी वर्ग को एक तरीके से आप ये समझिए कि जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। ठीक है, भारत में बनी चीजों पर उच्च कर लगाया गया, भारत में बनी चीजों पर उच्च कर लगाया गया और ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करने को प्रोत्साहित किया गया। आप मान लीजिए कि यहां पर आप एक पेन बनाए हैं, इंडिया में यह पेन बना है और पेन बनाने वाली कंपनी इंडियन है। कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। और यही पेन आप जब भारत में बनाए हैं तो इसमें आपको बनाने में लगा है 2 रुपया। लेकिन आप इसको विदेश में जब बेचने के लिए जाते तो अंग्रेज टैक्स के रूप में आपसे 1 रुपया यहीं पर ले लेता है। टैक्स के रूप में 50% गया आपका। और अब जब आप विदेश में इसको बेचेंगे तो विदेश में भी इसको आप मान लीजिए अगर 6 रुपया में बेच रहे हैं तो वहां भी 2 रुपया अंग्रेजों को, 3 रुपया अंग्रेजों को टैक्स दीजिए। तो इस तरीके से भारतीय व्यापारी वर्ग पूरे तरीके से नेस्तनाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, चलिए अब राजनीतिक कारण देख लीजिए। बेलेजली ने क्या किया, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि प्रणाली के क्या क्या जो मुख्य जो एलिमेंट्स थे, क्या क्या इसके जो आप मुख्य विशेषता थे, उसके विषय में आप पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय राज्यों जो विजय, भारतीय राज्य का यहाँ पर ये मतलब है मराठा, निजाम, मैसूर, बंगाल, यहाँ के जो राजा थे उनको ब्रिटिश क्या करता था, सैनिक प्रोवाइड कराता था। और उस सैनिक को खर्चा कौन देता था, यही राजा लोगों से खर्चा लेता था
कि भाई हम तुमको सैनिक दिए हैं, बदले में हमको क्या दो, पैसा दो, ठीक है। और इसको कह दिया कि तुम किसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे, तुम बस और बस देखोगे कि हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही सब था। वेलेस्ली ने क्या लाया था, सहायक संधि लाया था, ठीक है। और इस सहायक संधि का प्रयोग उसने किसमें किया, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने का। ये परिधि आपका है, इसमें आप मराठा का नाम लिख लीजिए, इसमें मैसूर का नाम लिख लीजिए। तो ये जितने भी भारतीय राज्य था उसको एक परिधि में लाने का प्रयास किया, किसके द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, ठीक है। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। सहायक संधि ने क्या किया, भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि क्या था, तो आप उसको कह सकते हैं कि एक एटम बम जैसा था, ठीक है, टाइम बम कह सकते हैं आप। एटम बम बहुत बड़ा चीज हो गया, टाइम बम। जैसे ही कुछ समय होता, अगर कोई राज्य सहायक संधि के तहत अंग्रेजों से संधि करता था, उसके कुछ दिनों बाद उसका स्वतंत्रता खत्म हो जाता था, ठीक है। और जब व्यक्ति में स्वतंत्रता ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति जीकर क्या करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रमुख, अब देखिए अब आ जाएगा, अभी तो वेलेस्ली इन लोगों का कमर तोड़ के गया है। अब बचा खुचा जो इन लोगों का थोड़ा बहुत सम्मान था देसी राजाओं का, वह डलहौजी खत्म कर देता है। डलहौजी क्या करता है कि पहले कोई भी भारतीय राजा जिनका अपना संतान नहीं होता था, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार था। वह बच्चा गोद लेते थे और उसी बच्चे का लालन पालन करके उसका राज्याभिषेक करके अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि राजा जो बच्चा गोद लेता है, इस प्रथा को खत्म कर दिया। कहा कि अब कोई राजा बच्चा गोद नहीं लेगा, और अगर कोई राजा है उसका कोई संतान नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा। और इसी के तहत झांसी को भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाना चाहा, क्योंकि झांसी के महाराजा का जो पुत्र था वह अल्पवयस्क आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो उनके द्वारा क्या किया गया था, एक बच्चा गोद लिया गया था, ठीक है। तो ऐसा किया गया, ठीक है ना। कंपनी के इस नीति से राजा कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और उन लोगों को एक ऐसे अवसर की तलाश थी जब भारतीय राज्य जो थे वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रशासनिक कारण में। प्रशासनिक कारण में क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे उसके साथ भेदभाव होता था, बहुत व्यापक स्तर पर भेदभाव होता था। उनके साथ जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश सैनिक थे वह खाना नहीं खाते थे, उनके साथ दोस्ती नहीं करते थे, ठीक है। और इनको मात्र 7 रुपया महीने का मिलता था। भारतीय राज्य के जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, इंडियन सोल्डर को 7 रुपया 7 रुपीज पर मंथ दिया जाता था, और उन लोगों को काफी ज्यादा पैसा दिया जाता था, और हमेशा हीन दृष्टि से इनको देखा जाता था। और प्रशासनिक में एक और था, जो भी हिंदू धर्म का सैनिक था उसके साथ भेदभाव होता था, और जो धर्म बदल करके ईसाई बन जाता था उसके साथ थोड़ा सा ठीक ठाक व्यवहार होता था। लेकिन अंग्रेज भारतीय लोगों को एकदम नफरत की निगाह से देखते थे, और उनका तो कहना था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए, कई इतिहासकारों ने यह भी माना है कि आज हमें जो भ्रष्टाचार भारत में दिखता है वह अंग्रेजों का ही देन है, ठीक है। यह कितना सच बात है, इस पर रिसर्च होने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए अब सामाजिक और धार्मिक कारण देख लीजिए। गोरे काले का भेद उभर कर सामने आ गया। पहले भारतीय समाज सिर्फ जाति बंधनों में जकड़ा हुआ था, लेकिन अब जाति बंधनों के साथ साथ अंग्रेजों ने एक और बंधन दे दिया। कौन सा बंधन दे दिया? गोरे और काले का भेद दे दिया। गोरे काले के साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनसे किसी भी तरीके का कोई व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है। और अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों को गुलाम समझते थे, ठीक है ना। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया।
जो ईसाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मलाईदार पोस्ट मिलेगा, और जो हिंदू है, जो मुसलमान है, उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा उसके साथ जिस तरीके से ये लोग ईसाइयों के साथ करते थे। ठीक है। और जो भी कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसको क्या किया जाता था, उसका आप ये कहिए प्रमोशन हो जाता था और उसको अच्छा पोस्ट मिल जाता था। ठीक है। और ईसाई धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार इन लोगों के द्वारा किया गया। अब सिपाहियों के बीच में भी असंतोष था। सिपाही का वेतन कम था, भारतीय सैनिकों को 7 रुपया वेतन मिलता था। पीछे आपको बता चुके हैं 1856 में एक आदेश आता है और इस आदेश के तहत नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में काम करना पड़ता है। और भारतीय धर्म में, भारतीय हिंदू धर्म में 7 समुद्र की यात्रा को वर्जित किया गया है कि आपको 7 समुद्र की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अभी पता नहीं, अब तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन उस समय एक ऐसा था। ठीक है। तो इनको विदेश में जब काम करना पड़ता था तो कैसे जाते भाई? 7 समुद्र की यात्रा करके ही जाते ना, हवाई जहाज तो नहीं था कि उड़ के चले जाते, तो समुद्र की यात्रा करके इनको जाना पड़ता था। ठीक है ना। अब एनफील्ड राइफल, एक ब्रैंसप्रोन राइफल था, वह पुराना राइफल था, उसके स्थान पर एक नया राइफल लाया गया था जिसका नाम एनफील्ड राइफल था। और कहा गया कि एनफील्ड राइफल का जो कारतूस होता है वह गाय और सूअर के मांस से बनाया हुआ है, चर्बी से बनाया गया है। गाय हिंदुओं के लिए इतना पवित्र है कि हिंदू गाय को माता के रूप में पूजते हैं, और मुसलमानों के लिए सूअर पवित्रता का परिचायक नहीं है। मुसलमानों के लिए सूअर नफरत का विषय है, उससे घृणा करते हैं। उसका आप नाम भी लीजिएगा तो वो तौबा तौबा बोलेंगे। ठीक है। तो ये दोनों जो धर्म थे गाय और सूअर को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से मानते थे। ठीक है। तो कहा कि एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है वह गाय और सूअर के मांस का बना हुआ है। इसका क्या प्रभाव हुआ? भारतीय सैनिक जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको लगा कि यार हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हम इस काम को नहीं करेंगे, इन लोगों के साथ नहीं देंगे। और उनके मन में अंग्रेजों के प्रति बेतहाशा नफरत का भाव भर गया था। ठीक है। अब क्या होता है, आप एक बात याद रखिएगा, चपाती मतलब रोटी और कमल जो था वह भारतीय क्रांति 1857 का जो महान स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक चिन्ह था। क्या? रोटी और कमल, याद रखिएगा, इफेक्ट है। ठीक है। चलिए अब देखिए विद्रोह का प्रसार एवं विस्तार कैसे कैसे होता है उस विषय में हम देखेंगे। और एक अफवाह भी फैली हुई थी कि 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसको आप प्लासी ऑफ बार ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। एक ऐसा भविष्यवाणी किया गया था कि आज से 100 साल बाद भारत में एक ऐसा विद्रोह होगा, ऐसा विस्फोट होगा, इसके बाद अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। तो लोग इसी के इंतजार में थे कि कब 100 साल पूरे 1857 की क्रांति हो, अंग्रेज भारत छोड़कर भागे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विद्रोह तो हुआ लेकिन अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं भागे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा जरूर हो गया और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो पूरा नियंत्रण था वह किसके हाथों में चला गया था? वह चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, जिसके विषय में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए तो ये हो गया नई एनफील्ड। ये तो कारतूस वाली पूरी कहानी हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है हम पीछे आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले बैरकपुर छावनी में, किस छावनी में? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। मंगल पांडे ने क्या किया? जो बंदूक में एनफील्ड राइफल में जो कारतूस होता था उसको चलाने से मना कर दिया और बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। गोलीबारी हुई, अंग्रेज अधिकारी मारे गए। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को भारत माता के इस वीर सपूत को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जब इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया तो यह जो खबर थी यह पूरे भारत में जंगल के आग की तरह फैल गई और पूरे भारत में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी कि जिस भारतीय ने अंग्रेजों का विरोध किया, एनफील्ड राइफल के जो कारतूस है उसको लेकर के उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ में एक माहौल बनना शुरू हो गया। ठीक है।
6 मई को सैनिक फिर से विरोध करते हैं, लेकिन इनके विरोध को दबा दिया गया और कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनसे हथियार जब्त करना शुरू कर दिया। उनको जो वेपन मिला था युद्ध करने के लिए वह इनसे छीना जाने लगा, ठीक है। और सैनिकों को जेल में पकड़कर डाला जाने लगा और उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। 10 मई 1857 का जो दिन है वह भारतीय इतिहास में कभी भुलाने लायक नहीं है। 10 मई 1857 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति का श्री गणेश होता है, ठीक है। और इसके बाद पूरे भारत में यह फैल जाता है। लेकिन आज का क्लास आपका यहीं तक है। अगले क्लास में जब हम आपसे बात करेंगे तो पूरे 1857 की क्रांति का क्षेत्र देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंट्रेंस एग्जाम में, और पिछले साल आपके इंट्रेंस में 1857 की क्रांति से किस तरीके का क्वेश्चन आया, इन सारी चीज़ों पर आपसे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।